नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की टैंक फ्लीट की तरफ से है। अभी की बात करें तो अभी इंडियन आर्मी की टैंक फ्लीट या आर्मर्ड कोर की बात करें तो इसमें ज्यादातर रशियन टैंक मौजूद है और बहुत ही कम मात्रा में हम लोग अर्जुन टैंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो रिलेटिवली लार्जर पोर्शन रहता है उसमें हम रशियन T-90 या फिर T-72 जैसे टैंक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से जो T-72 टैंक्स मौजूद है काफ़ी पुराने हो चुके हैं और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए कहीं ना कहीं फिट नहीं रहे हैं। खास करके मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए T-72 टैंक्स इजी टारगेट बन सकते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल रिसेंटली हुई 2 लड़ाई में हम लोग दे चुके हैं, जिसमें आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो लड़ाई हुआ था और उसके बाद अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुआ था उसमें हमने देखा था कि बहुत ही बड़ी मात्रा में रशियन टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसके बाद अभी इसको देखते हुए भारत की तरफ से अपनी T-72 टैंक्स को अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। अभी अपग्रेड पैकेज क्या होगा तो क्लियरली पता नहीं है, लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस के मुताबिक भारत अभी शायद अपनी T-72 टैंक्स फ्लीट को T-90 टैंक्स के साथ मिलाकर एक हाइब्रिड टैंक को बनाने की कोशिश कर रहा है। और पिछले साल इसके एक इमेज को भी ट्वीट किया गया था, जिसको बाद में हटा भी दिया गया था, जिसमें देखा गया था कि T-72 टैंक्स के चेसिस के ऊपर एक T-90 के टरेट को प्लेस किया गया था और उसकी टेस्टिंग किया जा रहा था। अभी शायद भारत की तरफ से अपनी 1000 के आसपास T-72 टैंक्स को सेम स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें T-72 टैंक्स की करंट टरेट को हटाकर वहां पे T-90 टैंक्स की टरेट को प्लेस किया जाएगा। साथ ही इसमें मौजूद एग्जिस्टिंग V46-6 इंजन को भी एक नए 1000 HP के इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसको इनिशियली T-90 टैंक्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। और साथ ही इनको अभी एक नई एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर से इक्विप करने का प्लान किया जा रहा है। अब इसको एक तरीके से हम लोग T-72 और T-90 टैंक्स की हाइब्रिड वर्जन भी कह सकते हैं, जो कि बेहतर प्रोटेक्शन, फायर पावर और मोबिलिटी के अलावा कैनन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी लॉन्च करने की काबिलियत अभी T-72 टैंक्स को देने वाला है, जो कि T-72 टैंक्स की एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को कई गुना तक बेहतर बना सकता है। अगला अपडेट सबमरीन्स को लेकर, और अभी हम इंडियन नेवी की एग्जिस्टिंग और अपकमिंग सबमरीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी की बात करें तो अभी इंडियन नेवी में कलवरी क्लास की 5th वेसल यानी कि INS वगीर को कमीशन किया जा रहा है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप सभी को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले भी डिटेल में कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। और अभी इसके बाद एक आखिरी वेसल बचा हुआ है, जिसको अभी प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनाने का प्लान किया गया था, यानी कि कलवरी क्लास का 6th वेसल होने वाला है। P-75 के बाद प्रोजेक्ट 75I की बात करें, यानी कि P-75I की बात करें तो ये आज तक फाइनल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज तक इसमें हमें कोई परफेक्ट वेंडर नहीं मिल पा रहा है, यानी कि जिसके पास नेवी की सबमरीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला सबमरीन मौजूद हो। इसमें फ्रांस की सबमरीन इंडियन नेवी की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा ना करने की वजह से पहले से आउट हो चुका था, पर अभी फ्रांस की तरफ से भारत को कुछ और भी ऑफर देने का प्लान किया जा रहा है। रिसेंटली मीडिया से बात करते हुए फ्रेंच एम्बेसडर की तरफ से बताया गया था कि फ्रांस अभी भारत के साथ जॉइंटली प्रोजेक्ट 75 अल्फा यानी कि P-75A में काम करना चाहता है, जिसमें फ्रांस भारत को न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में मदद कर सकता है। प्रोजेक्ट 75A की बात करें, यानी कि P-75A की बात करें तो इसके अंदर अभी भारत कुल मिलाकर 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने वाला है, जो कि अटैक सबमरीन्स होने वाला है और इनकी डिस्प्लेसमेंट करीब 6000 टन के आसपास हो सकता है। और इसमें फ्रांस की तरफ से अभी भारत को सभी प्रकार की नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने का वादा किया जा रहा है, जिनको अभी वो अपनी बैराकुडा क्लास की सबमरीन्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। बैराकुडा फ्रांस की एक मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसमें से अभी 5 वेसल बनाया जा रहा है, जिनको आगे चल के फ्रेंच नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। और इसमें इस्तेमाल होने वाली पंप जेट प्रपल्सन सिस्टम भारत के लिए सबसे ज़्यादा खास टेक्नोलॉजी होने वाला, जिसे सिर्फ भारत अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स में ही नहीं आगे चल के बनाए जाने वाले कन्वेंशनल सबमरीन्स में भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो इसके मामले में हमको खुद ही इसको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चाहकर भी फ्रांस हमारी मदद नहीं कर सकता है। और ऊपर से फ्रांस अभी अपनी बैराकुडा क्लास की जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से उसमें 150 मेगावाट की रिएक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत की तरफ से अभी अपनी फ्यूचर सबमरीन्स में यानी कि फ्यूचर न्यूक्लियर सबमरीन्स में 190 मेगावाट की रिएक्टर का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिसको अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट S-500 सिस्टम की तरफ से है। S-500 सिस्टम की बात करें तो इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा सकता है, जिसे S-400 सिस्टम के बाद रशिया की तरफ से डेवलप किया गया था। इसे रशिया S-400 सिस्टम की रिप्लेसमेंट नहीं मानता है, बल्कि इसे रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम के साथ मिलाकर ऑपरेट करने के लिए डेवलप किया गया, जो कि
S-400 सिस्टम की परफॉर्मेंस को और एयर डिफेंस कवरेज को और भी बेहतर कर सकता है। इस वजह से S-400 और S-500 सिस्टम को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए प्रोविजन रखा गया था। आप सभी जानते हैं कि S-400 सिस्टम की रेंज करीब 400 किलोमीटर तक है, जबकि S-500 सिस्टम की रेंज की बात करें तो इनकी मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर तक होने वाला है। 2021 में जब S-500 सिस्टम को सबसे पहले रशियन फोर्सेस में शामिल करने की बात की गई थी, तभी रशिया की तरफ से हिंट दिया गया था कि भारत इसका पहला कस्टमर बन सकता है और चाहे तो इसे अपनी S-400 सिस्टम के साथ जॉइंटली ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जो कि अब सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर पाएगा। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से S-500 सिस्टम को लेकर कोई भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया गया कि आगे चल के भारत इसको खरीदने वाला है फिर नहीं खरीदने वाला है। वहीं पर भारत के अलावा रशिया हो सकता है इसको आगे चल के चाइना को भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए बहुत ही परेशानी को क्रिएट कर सकता है। लेकिन अभी की बात करें तो रशिया की तरफ से भी भारत को S-500 सिस्टम को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें रशिया का कहना है कि अगर भारत इनको खरीदना चाहेगा तो रशिया की तरफ से इनको भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस दिया जा सकता है। अगला अपडेट स्पेशल हेलमेट को लेके है, जिसको वीर हेलमेट कहा जाता था, जिसे खास करके हमारे सिख सोल्जर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन हेलमेट्स को MQ की तरफ से डेवलप किया गया था और इनको आर्मी को टेस्ट करने के लिए भी ऑफर किया गया था। इसके पीछे जो मेन रीजन था वो ये था कि हमारी आर्मी में जो सिख सोल्जर्स मौजूद हैं या जो पगड़ी पहनते हैं, उनको जो कन्वेंशनल हेलमेट्स होता है उसे पहनने में दिक्कत होता है और वो सभी उनको फिट नहीं होता है। तो इस वजह से खास करके पगड़ी पहनने वाले सोल्जर्स के लिए ऐसी एक डिज़ाइन के हेलमेट को बनाने का प्लान किया गया था, जिससे वो पगड़ी भी पहन सके, साथ ही इसके ऊपर हेलमेट भी पहन सके, जिससे प्रोटेक्शन लेवल बना रहेगा। और ये हेलमेट बैलिस्टिक हेलमेट है जो कि 9mm तक की एमुनिशन को आसानी से रोक सकते हैं। अब इसको लेकर रिसेंटली आर्मी की तरफ से एक ऑर्डर को भी प्लेस किया गया था, जिसमें 12,730 हेलमेट्स को खरीदने का प्लान किया गया था। इसके बाद कुछ रिलीजियस लीडर्स की तरफ से इस मूव को अपोज किया गया था और राजनाथ सिंह जी से रिक्वेस्ट किया गया था कि जो स्पेसिफिक हेलमेट को यहाँ पे खरीदने की कोशिश किया जाए, यानी कि सिख सोल्जर्स के लिए खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, इनको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो सिखिज्म का मेन कल्चर है वायलेट हो जाता है। तो अभी इसी बात को लेकर थोड़ा चर्चा चल रहा था और जब एक तरफ सिखिज्म के लीडर्स की तरफ से इस मूव को अपोज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो हमारे पुराने सिख सोल्जर्स हैं या हायर रैंक में मौजूद सिख सोल्जर्स हैं वो इसको फुली सपोर्ट करते हैं और उनका कहना है कि जहां पर बात सेफ्टी की आती है वहां पर हम रिलीजियस सेंटीमेंट को लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर जो जवान खड़ा हुआ होता है वो भी एक सिख सोल्जर होता है और हम उसकी प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। और अभी तक इस वीर हेलमेट को जितने भी सिख सोल्जर्स को टेस्ट करने के लिए दिया गया था, सभी की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक दिया गया था। इससे पहले जो सिख सोल्जर होते थे वो पगड़ी पहनते थे, जिस वजह से उनको प्रॉपर हेडगियर प्रोवाइड करना संभव नहीं था और ना ही उनकी पगड़ी के ऊपर कोई नाइट विजन सिस्टम के कैमरा को लगाया जा सकता था। खास करके नाइट विजन और बाइनोकुलर्स ना होना मॉडर्न बैटल के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता था, जो कि इस हेलमेट में इजीली अटैच किया जा सके। और इसी वजह से अभी सिख सोल्जर्स के लिए इस नए हेलमेट को खरीदने की प्लानिंग की जा रही है। तो आप सभी को क्या लगता है कि इस नए हेलमेट को हमारे सिख सोल्जर्स को प्रोवाइड करना चाहिए या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए इस हेलमेट को खरीदने की जो प्रपोजल है उसको बंद कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।